डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की जो गणित की कार्यपुस्तिका जारी की गई है उसके कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला प्रश्न अगर हम इसमें देखें तो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। हम सभी जानते हैं वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 4 विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हैं। विकल्प ए है 29, बी है 25, सी है 16 और डी है 15। देखिए 25 में 5 का भाग भी चला जाता है, 16 में 2, 4, 8 का भाग चला जाता है और 15 में भी 3 और 5 का भाग चला जाता है। जबकि 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 29। इसी तरीके से अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब कभी भी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर तुमको कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिखाई देती है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जा सकती है। जैसे अगर वर्गमूल के अंदर तुम्हें पूरा वर्ग दिख गया, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, 36 या फिर 49, 64, इस तरीके की संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर हैं, जब तो वो एक परिमेय संख्या हो गई। और अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो वो कैसी हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। देखो 10 है, क्या 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। अगले में दे रखा है √24, क्या 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं, तो इसका मतलब यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 35 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब √35 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि क्या आप जानते हो 25 का किसका वर्ग होती है? 25 5 का वर्ग करने पे तो 25 एक संख्या आती है, तो इसका मतलब √25 की जगह अपन मान रख सकते हैं केवल सीधा 5 भी, और 5 तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर द। अगला सवाल इसी तरीके से पूछा गया। मैंने क्या बताया, जब वर्गमूल के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो एक कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। अब अपने पास प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है √3 और √5। 3 और 5 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसका मतलब √3 और √5 कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अगला है वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी संख्या। वास्तविक संख्या तो सभी संख्याएं जो अपन संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जैसे जिसमें माइनस की संख्या भी आ गई, प्लस की संख्या भी आ गई, जीरो भी आ गया और भिन्न वाली संख्या भी आ गई। सभी तरीके की संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या हो गई। अगली आती है 5.2372। कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक जिसमें पूर्ण अंक हो, 1, 2, 3, 5, 7, वो तो नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट है। दूसरा है परिमेय संख्या। जी हाँ, ये परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या कैसी होती है, वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 5.2372 को भी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बटे में जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, बटे में उतने जीरो लगा दो एक के साथ में। जैसे 4 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद में, तो हम पूरी संख्या के नीचे एक के बाद 4 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब पूरी संख्या के नीचे बटे में 10,000 लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखो अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं LCM और SCF ज्ञात कीजिए। LCM SCF ज्ञात करने की कई विधियाँ आपको पता होंगी, पर सामान्यतः हमारी किताब में इस वर्ष दी गई है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, आपको बताए गए हैं पहले भी कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, उसे हम अभाज्य गुणनखंड करना कहते हैं। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1, क्या और छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं। 15 को छोटी से छोटी संख्याओं के गुणा करने के रूप में व्यक्त करना है अपन को, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 को 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो अपन ने 5, 15 और 20 तीनों को लिख लिया है गुणा करने के रूप में। अब हमें देखना है LCM ज्ञात करना। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी गुणनखंड एक बार कम से कम अपन को लिखना है। जैसे इन तीनों में सबसे पहले छोटे से छोटी संख्या देखते हैं 2। 20 के गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 5 आ रहा है, बिल्कुल। तो 2 एक बार लिख लिया, फिर दोबारा भी आ रहा है तो 2 दोबारा भी लिख लिया, ठीक है। फिर कोई भी गुणनखंड अगर तीनों में कॉमन भी हो तो भी उसको एक ही बार लिखना है। अब अगली बड़ी संख्या कौन सी बची? 3।
3 को एक बार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अगली बड़ी संख्या कौन सी बची है? 5। 5 को एक बार लिख लिया, लेकिन 5 तो तीनों में है ना, पर अपन को केवल एक ही बार लिखना है, चाहे तीनों में हो कोई भी संख्या, चाहे 2 में हो, एक बार लिखना है अपन को, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अपना एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60। तो यानी एलसीएम का मान कितना आ गया? 60। एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन एचसीएफ निकालना आपके लिए बेहद आसान है। आसान कैसे है? तीनों संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया ना। इसके बाद देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आ रही हो। नजर आई आपको एक संख्या ऐसी? 5। 5 5 के गुणनखंड में भी है, 15 के में भी है और 20 के में भी है। इसका मतलब ये जो अपना है सवाल का एचसीएफ या महत्तम समापवर्ती वो कितना आ गया? 5 आ गया। है ना आसान तरीका। अगला सवाल बेहद आसान पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? 2 चौको 8। तो 8 हमारा उत्तर आ गया है। यहाँ पर एक प्रश्न खत्म हो गया है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका उत्तर तो आ गया अनंत, पर कैसे आया? जैसे कोई 2 परिमेय संख्या मैंने आपको बता दी, 1/2 और 3/4, ये 2 परिमेय संख्या है। इनके बीच में आप चाहो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अब मैं कह देता हूँ, अगर 1 या फिर 3/8, 6/8, जितनी भी संख्याएं मैं चाहना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया 6x⁴y व 12xy का में से क्या होगा? यानी महत्तम समापवर्ती पूछा गया, यानी एचसीएफ पूछा गया। इन सभी दोनों कामों के लिए क्या करना है अपन को? सबसे पहले इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तुम 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। 6 को व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 गुणा 3। तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 3। अब x की घात कितनी है? 4 दी गई है, तो x को 4 बार आपस में गुणा कर दिया। y की घात कितनी दे रखी है? कुछ भी नहीं लिख रखा, उसका मतलब घात 1 होती है, तो 1 बार गुणा कर दिया। अब अगला दे रखा है 12xy, यानी सबसे पहले 12 को करो, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12, ठीक है। x के बाद ऊपर भी कुछ नहीं और y के ऊपर भी कुछ नहीं, यानी दोनों का मान कितना है? 1 घात है, तो 1 बार गुणा x से करो, 1 बार गुणा y से कर दो। समझ में आया? अब दोनों का अभाज्य गुणन में व्यक्त कर दिया। अब तुम्हें देखना है कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है इन दोनों में। तो कॉमन देखेंगे तो देखो, क्या 2 भी एक बार है, एक बार इधर भी है, मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 भी एक बार है, एक बार इधर भी है, 3 भी लिख दिया। x भी एक बार है, x भी एक बार है, तो x लिख दिया। और y भी एक बार है, y भी एक बार है, तो y लिख दिया। अपना उत्तर कितना आ गया? 2 तिया 6xy। 6xy हमारा यहाँ पर क्या आ गया? उत्तर आ गया इस प्रश्न का। देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से पे क्या होगा? यानी एचसीएफ क्या होगा? तो कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब उनका लघुत्तम ये महत्तम समापवर्ती कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सीधे सोल्व मत कीजिएगा, आपको जैसे सिखाया गया मैंने इस तरीके का कुछ बना के तो वो सोल्व करना। समझ गए? अगला सवाल अपने पास, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? आसानी से चेक कर सकते हो। 1 3 5 7 9 11 चेक कर सकते हो कितनी संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास बताइए। देखें, क्या 25 संख्याएं होंगी क्या टोटल? जी हाँ, 25 संख्याएं विषम प्राप्त होंगी। धन्यवाद आप सभी का।